विधानसभा का इलेक्शन कब लड़ेंगे? जिस दिन जनता चाहेगी, जनता कहेगी तो इसी विधानसभा में लड़ लेंगे। जनता साथ देने के लिए एक बार हाथ उठा दे, निर्दलीय तैयार है लड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं नेमत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार दरोगा का एक पॉलिटिकल किस्सा, नेताजी का विचार। आज मेरे साथ एक शख्स जुड़ी हैं। CA/NRC में बेगूसराय की नाज बनी, वायरल हो गई, नगर में वार्ड पार्षद हैं और उसके साथ साथ जो है लेखिका भी हैं। तो आइए मैम के बारे में जानेंगे और साथ ही थोड़ा सा पॉलिटिकल चीजों को भी समझेंगे। थोड़ा लेफ्ट से जुड़ी हुई है मैम, तो लेफ्ट पॉलिटिक्स को भी समझेंगे मैम के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। मैम थोड़ा सा परिचय अगर हमारे दर्शक को दे देंगे। बिल्कुल, सर्वप्रथम तो आपका और आपके दर्शकों का हार्दिक आभार, धन्यवाद मुझ तक आने के लिए और मुझे समझने के लिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर। मैं बेगूसराय नगर निगम में वार्ड 35 की वार्ड पार्षद हूँ। साथ ही प्रगतिशील लेखक संघ की राज कार्यकारिणी की सदस्य हूँ और एक सिविल सर्विस का NGO चलाती हूँ। पढ़ाई क्या किए थे ना? मैंने PhD की है। PhD किस चीज में? देखिए, मैंने PG तो 3 सब्जेक्ट से किया है, इतिहास विषय के साथ। दूसरी बार मैंने किया ग्रामीण विकास में, रूरल डेवलपमेंट में, और तीसरी बार मैंने HR में MBA किया। लेकिन मैंने PhD जो की है वो मैंने इतिहास से ही की है। डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर जी बेगूसराय की हैं या किसी और अन्य जिला के रहने वाले? फिलहाल तो मैं कहूंगी कि जब मैं शादी करके बेगूसराय आई, ससुराल है, तो अब तो बेगूसराय की तो हमारे दर्शक को नहीं पता होगा कि आप कहाँ की रहने वाले? मेरा पैतृक आवास जो हुआ, जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता का घर है, वो नालंदा जिला में ही एक विधानसभा है जिसका नाम है इस्लामपुर। मेरा पैतृक आवास वहाँ है। परंतु 2009 में मेरा विवाह हुआ बेगूसराय में, और उसके बाद से 2009 से लेके आज 2025 है मैं बेगूसराय की हूँ और बेगूसराय की बहू हूँ और यही की वासी हूँ। CA/NRC के दौरान हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैंने देखा आपका बेटी आवाज को आंदोलन किया था, एक पहचान बन गई थी उस आंदोलन का बेगूसराय में। तो ये चीजें पहले से थी या फिर? देखिए, कुछ चीजें आपके अंदर आपके DNA से। मेरे फादर एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, वो प्रोफेशनली डॉक्टर थे, लेकिन समाज सेवा मैंने अपने जन्म के साथ ही उनको करते हुए देखा लगातार। तो मेरी एक शुरू से आदत रही कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो कहीं भी मैं लड़ जाती हूँ, भिड़ जाती हूँ, किसी के लिए भी खड़ी हो जाती हूँ। ये चीजें थी और इससे कभी कभी घर वाले बड़े परेशान भी हो जाते थे कि जब कहीं गए और आने में देर हो रहा तो पता नहीं कहाँ कौन सा हंगामा कर रही होगी, क्योंकि चाहे वो बैंक की लाइन हो, रेलवे की लाइन हो, ATM की लाइन हो, ब्लॉक हो, कहीं भी अगर कुछ गलत होते सामने नजर आ गया किसी के साथ भी, तो रुकने वाली आदत नहीं थी, भिड़ जाते हैं। जब CA/NRC का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ दिल्ली के शाहीन बाग से, तो हम लोगों के भी ध्यान में आया कि क्यों नहीं इसी तरह का प्रोटेस्ट हमारे शहर में भी हो, क्योंकि CA/NRC पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया हो या NRC रजिस्टर बनेगा, इससे प्रभावित लोगों की एक सोच थी कि सिर्फ मुस्लिम होंगे, लेकिन इससे प्रभावित सिर्फ मुस्लिम नहीं हुए, इससे प्रभावित हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनसंख्या होगी। अब खासकर हम जिस बिहार में रहते हैं, ये तो पूरी तरह बाढ़ का क्षेत्र है। यहाँ तो जान बचाना मुश्किल होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन बचा पाता है। अपने क्षेत्र में घूमे, लोगों को समझाया कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा, क्यों हमको इसके लिए फाइट करनी चाहिए, हमारा अधिकार क्या है। कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। हम प्रथम दर्जे के नागरिक हैं। अगर मैंने दलितों के बीच में गई, उन लोगों को अति पिछड़े वर्ग में नहीं समझाया कि आप फिर फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, बट अगर ये लागू होता है, ठीक है आप मुस्लिम नहीं है, आपको नागरिकता मिल जाएगी, पर किसकी नागरिकता मिलेगी? 2म दर्जे की, सेकंड स्टैंडर्ड हो जाएगा। क्यों? हम भारत में जन्मे हैं, भारत में हमारे बाप दादाओं ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी देश की आजादी के लिए, देश निर्माण में। आज हमें अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़े तो ये तो दुर्भाग्य है ना। डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर जो है, शादी से पहले पॉलिटिक्स में आई या शादी के बाद? पॉलिटिक्स में शादी के बाद। शादी से पहले स्टूडेंट रही, मैंने जॉब की, मैंने हाई स्कूल में टीचिंग की, मैंने प्रभात खबर, दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग की, मैंने पत्रकारिता भी की है, मैंने यूनिवर्सिटीज में एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाया, मैंने मनरेगा में जॉब किया। वहां तक के मेरा लाइफ एक स्टूडेंट्स का रहा, एक सर्विस वुमेन का रहा, बट
बेगूसराय आने के बाद ये राजनीति वाली बीमारी यहीं आकर लगी। दूसरा इसी से रिलेटेड सवाल है कि सगुफ्ता ताजवर लेफ्ट वही क्यों चुनी? देखिए, लेफ्ट चुनना और ना चुनना एक अलग चीज है। आपकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है जिसको आप समर्थन करते हैं, सोच रखते हैं। तो ये क्या शादी के बाद सोच डेवलप हुआ आपका, ये आइडियोलॉजी? नहीं, ये हम लोगों को कह सकते हैं कि एक पारिवारिक परिवेश में है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट चूज करने के पीछे कोई रीजन है। मेरी कहना है कि जो भी समाजवाद के लिए काम करना चाहता है, जो पूंजीवाद का विरोध करता है, जो आपको बाइफरकेट नहीं करता, वोट डालो राज करो की नीति नहीं अपनाता, उसके साथ आप खड़े हो सकते हैं। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे बेगूसराय में, तो लेफ्ट का एक गढ़ माना जाता था और इसको कहीं कहीं लेनिनग्राद कहते थे, इस पूरे जोन को, बेगूसराय को। लेकिन आप फर्दर आज के दौर में देखेंगे तो लेफ्ट कमजोर होती है, आप भी समझते होंगे, आप एक्सेप्ट भी करते होंगे। 2 दिन पहले हमने श्री राजेंद्र राजन जी का भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने किस वजह से हुए हैं वो भी बताया। एक स्टेटमेंट है, या ये वजह हो सकता है कि लेफ्ट पार्टी में भी नियार कम्युनिटी के जो लीडर थे उनका डेवलपमेंटल ग्रोथ हुआ एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी के लोग, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, आपने जो सवाल किया, इस चीज को हम लोग खुद फेस करते हैं। बिल्कुल ही सत्य सवाल है। लेफ्ट के कमजोर होने का कई रीजन है। एक बहुत बड़ा रीजन है कुछ लोगों का पार्टी पर काबिज हो जाना। हर कम्युनिटी चाहती है कि हमको हमारे वर्क के अकॉर्डिंग, हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हिस्सेदारी मिले। हम कहीं दूर नहीं जाते। आज बेगूसराय लोकसभा की अगर आपसे बात करें, 7 सीट है। हमारे पूरे जिला में वोट परसेंटेज लगभग 18% है। सिर्फ बेगूसराय विधानसभा को आप लीजिएगा तो हम 14% है। क्या हमको हिस्सेदारी हमारी अकॉर्डिंग मिल रही है? मैं बार बार ये सवाल उठाती हूँ और पार्टी के भीतर भी मैंने उठाया और बाहर भी मैं कई लोगों से सवाल करती हूँ कि क्या हमें हमारी जनसंख्या के अकॉर्डिंग हिस्सेदारी मिलनी नहीं चाहिए? हम केवल दही बिछाने के लिए पैदा हुए हैं। लोगों ने कहा कि सगुफ्ता ताजवर जी से क्वेश्चन पूछिएगा। जी 60,000 प्लस वोट मुसलमानों का है, बिल्कुल। उसी के आसपास एससी समाज के लोगों का। तो सगुफ्ता ताजवर लोजपा क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हैं? अगर लोजपा से लड़ जाएंगे तो वो सब पे भारी हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि लड़ आप कहीं से भी सकते हैं। लड़ने के लिए मैं निर्दलीय भी लड़ सकती हूँ। जन स्वराज भी मुझे बार बार ऑफर कर रहा है कि आइए टिकट देंगे। लड़ना एक मकसद नहीं है। मकसद होता है कि आप किस विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं। आप पे पब्लिक के बीच आ रहे हैं तो आप किस सोच को लेकर आ रहे हैं, आपका विजन क्या है? केवल सीट पाना विजन है, टिकट लेना विजन है, या कुछ करना विजन है? लोजपा आज किसके साथ खड़ी है? एनडीए के साथ, है ना। एनडीए की विचारधारा क्या है? डिवाइड एंड रूल। एनडीए के जो बेगूसराय में नेता हैं, आप उनका वर्जन सुनते हैं, उनकी जबान देखते हैं, तो आप उस विचारधारा के पोषक नहीं हैं, तो कैसे उनके साथ जाइएगा? बिल्कुल, बेगूसराय सदर में हमारी आबादी 60,000 प्लस है और मैं बार बार कहती हूँ कि हमें अपना रहबर खुद चुनना चाहिए। हम क्यों अपना रहनुमा दूसरों में तलाश करते ये हैं? तो वैसी वाला भाषा नहीं, वैसी की भाषा नहीं है। मैं ये हमेशा से कहती आई हूँ कि हम लोग क्यों उम्मीद लगाते हैं कि हमारे लिए तेजस्वी आवाज उठाएगा? हम क्यों उम्मीद लगाते हैं कि हमारे लिए राहुल गांधी आवाज उठाएंगे? हमारे लिए, हमारे दूसरे लोगों को तरफ हम ताकते हैं। आज बेगूसराय की डिमांड है कि 7 में से कम 2 विधानसभा में मुस्लिम कैंडिडेट को आप उतारिए हमारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। 2% वाला कहता है कि हमको उप मुख्यमंत्री बनना है, मुकेश सहनी जी। 18% वाला क्या सिर्फ पीछे झंडा लेके, बैनर लेके खड़ा रहेगा? आज बिहार में एक उप मुख्यमंत्री का पद मुस्लिम के लिए होना चाहिए। हमारी आबादी है। हम, ऐसा नहीं है कि आज कहीं से आए हैं। हम जमाने कदीम से हमेशा अपनी रहबरी करते आए हैं। हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं बिहार में, मौलाना मजहरुल हक को ले लीजिए, या अभी भी कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने बिहार का परचम लहराया है। तो आज क्यों हम हाशिए पे खड़े हो? जो संगठन के लोग थे, जब वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में उलझ गए थे, या फिर जो रसूलदारी यदि चल रहे, कुछ लोग बिक गए, जिसकी वजह से पार्टी कमजोर हुई। आप भी फिर कास्ट की बात कर रहे हैं,
नहीं, मैं कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को साइड करने की बात कर रही हूँ, जिस तरह साइड कर दिया गया। लेफ्ट में तो ये सब ना होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अगर नहीं होता है तो टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? तो बताइए क्या हो रहा है, ये है जनता ना, सुनना चाहती है। बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि, और मैं इस बात के लिए कहने में कहीं परहेज भी नहीं करती हूँ कि जब बात यह है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, आप जब कहते हैं कि हमने देखा कि कास्ट का सर्वे हुआ हमारे यहाँ बिहार में हुआ ना, जी। तो फिर सिर्फ मैं लेफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ, अदर्स पार्टी को भी मैं कह रही हूँ कि जब आप कास्ट सर्वे करवाया तो जाति जनगणना के आधार पर हमें टिकट तो मिलना चाहिए ना। जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी तय कीजिएगा ना, टिकट के नाम पर तो सब कोई पीछे हट जाते हैं। और मुस्लिम वोट बैंक सबको चाहिए, हर लोग इस समय लगा हुआ है लुभाने पे। आप लुभाइए नहीं, हमें हमारा अधिकार दीजिए। मैं तो बार बार कहती हूँ कि किसी भी पार्टी को मैं उसको समर्थन दूंगी, जो बेगूसराय के 7 में से 2 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारता है, मैं उसको समर्थन दूंगी, खुल कर दूंगी। पॉलिटिक्स में या फिर संगठन के पॉलिटिक्स में, जो संगठन से जो लीडर वगैरह है, इसके लिए संसाधन कितना इम्पोर्टेंट है? आज के डेट में संसाधन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। पहले कहीं सहुता ताजवर जी को यहीं पे अभी तक रुकी हुई है, उसके पीछे ये कारण भी तो है। 2 कारण हो सकता है। एक तो मेरा फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं आ रहा, मेरी जो फैमिली है टोटल बिजनेस नहीं, जेंट्स या लेडीज में मैं पहली हूँ जो राजनीति में कदम रखी हूँ। आप देख सकते हैं कि आजकल राजनीति विरासत हो गई। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि रसूखदार लोग, जो लोग अच्छा खासा देखा जाता है कि खर्च करने में सक्षम है, टिकट उनको दिया जाता है। तो इन 2 मामले में तो हम लोग अपने आप को पीछे ही भी खड़ा पाते हैं। लेफ्ट पार्टी में तो नहीं होता है, पैसा खर्चे नहीं करते हो लोग। देखिए, लेफ्ट पार्टी का जहाँ तक अभी मुद्दा आ रहा है, अगर गठबंधन में तो लेफ्ट पार्टी के पास 2 सीट है। 3 सीट पिछली बार लड़े थे हम लोग, पछवाड़ा, तेगड़ा और बखरी। 2 सीट पर हमारे कैंडिडेट जीते थे, बखरी और तेगड़ा। बछवाड़ा हम लोग हार गए। एक मटियानी भी लड़े थे, सीपीएम लड़ा था, सीपीआई नहीं लड़ा था। गठबंधन में कई घटक दल है, तो जो मटिहानी है वो सीपीएम के राजेंद्र जी लड़े थे, और बखरी, तेगड़ा और बछवाड़ा सीपीआई लड़े थे। इन्होंने बछवाड़ा को खो दिया था, तेगड़ा और बखरी जीता था। दोनों पर हमारे सचिव एमएलए हैं। वर्तमान में गठबंधन में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि लेफ्ट को कितनी सीटें मिल रही हैं और कहाँ से मिल रही है। दावा तो हमारा उन 3 सीटों पर है जिस पर हम लड़े थे। जिस सीट पर मैं अभी मौजूद हूँ, यह सदर, यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में पिछली बार थी। अब देखना है कि सीट कहाँ जा रही है। और बकरी हमारा आरक्षित है। कल जो है यहाँ पे आए तेजस्वी जी, संगठन के कुछ लोगों से हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि कम से कम 4 सीट हम लड़े, 4 सीट लड़ेंगे, आरजेडी लड़ेगी। अभी हम रिसेंटली जो है आज ही इंटरव्यू किया है सार्जन जी बोले हैं 2-3 में हमारी भी मजबूती से तैयारी है। लेफ्ट पार्टी कहाँ जाएगी हवा में? यही सवाल है ना। अब हमारे पास 7 सीट है, 4 लड़ लेंगे राजद, 3 लड़ लेंगे कांग्रेस, वो आखिर सीपीआई सीपीएम कहाँ जाएगी? इसी चक्कर में आप लोग बछवाड़ा हार गए थे पिछले दिन। यही हुआ था, क्योंकि वहां से शिव प्रसाद जो गरीबदास है वो खड़े हो गए, 40,000 उनको वोट आ गया। और जीत हार कितने का हुआ? मात्र 550 वोट का। इस बार तो एक नई पार्टी जन स्वराज भी है, वोट तो वहां भी टूटेगा। तो आपको लग रहा है जन स्वराज लाएगी? देखिए, वोट लाए या ना लाए, डिस्टर्बेंस तो पैदा हो। कोई भी पार्टी को दुख है जन स्वराज? दुख नहीं है, सिर्फ एक को नहीं होगा, दोनों को होगा। हाँ, खराब है, खांस रहे हैं, ऐसा राजन जी खुद बोले हैं। तो ये सब क्या है? मतलब बूढ़े पुराने को ही टिकट मिलता है। सबसे बड़ी, मैंने जब भी कहा लेफ्ट के बैक में आने का, तो रीजन एक ये भी, ये लोग, मैंने जब बहुत नजदीक से देखा है, एक तो ये लोग जो न्यू जनरेशन उसको बहुत आगे नहीं लाना चाहते हैं। एक परंपरागत जो सीट बनी हुई है उस पर ही बैठे हुए हैं। आपको न्यू एक्सपेरिमेंट करना होगा, नए लोगों को लॉन्च करना होगा, वन थिंग। सेकंड थिंग है कि चुनाव लड़ने का तरीका बदलना होगा। आज डिजिटल मीडिया का जमाना है, आज हर चीज सोशल मीडिया पर चलती है, तो ये लोग उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड क्या है कि आप केवल सभा कर करके नहीं जीत सकते हैं, आपको लोगों तक अपना विजन भी पहुंचाना है, लोगों को अपना मैनिफेस्टो देना होगा।
आप कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब तक हम किसी के दरवाजे नहीं पहुंचेंगे, उसको अपनी परिचय नहीं देंगे, हम उसके लिए क्या करेंगे उसको नहीं बताएंगे, वो हमारी तरफ क्यों मूव करेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये परंपरागत इलेक्शन लड़ने का तरीका है, ये भी पीछे करने का बहुत बड़ा रीजन है। संगठन की दृष्टि से देखेंगे, संगठन विस्तार की दृष्टि से देखेंगे, क्या ये आपका प्रक्रिया जिम्मेदार है कि आप प्रोसेस लंबा रखते हैं मेंबर बनाने में, इसकी वजह से विस्तार कम हो रहा है, या फिर आप लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं संगठन विस्तार को लेके, ये कारण है या फिर कुछ और कारण है? देखिए, ये जो आपने बोला ना संगठन विस्तार, ये बहुत बहुत बड़ा मेजर इश्यू है। कि दूसरी पार्टीज में हम लोग देखते हैं कि आज वो मेंबरशिप लेते हैं, कुछ दिनों के बाद उनको कोई पद मिल जाता है तो वो भी उनको लगता है कि कुछ बेहतर हुआ, मेरा ग्रोथ हुआ। लेफ्ट में क्या है कि एक लंबे समय तक आपको दबाया जाता है, आप उस पीरियड में सब आदमी सरवाइव नहीं कर पाता, और कहीं ना कहीं वही पिछड़ता है। आज की जो जनरेशन है वो फास्ट दौड़ रही है, आप उसको उसी कछुआ की रफ्तार से लेके चलिएगा तो वो सोचता है कि कितने आपके लिए वो धरना अनशन के लिए भीड़ जुटाता रहे, वही पीछे भागता है। फिर चुनाव लड़ने के समय जो दूसरी पार्टीज है वो जाकर पैसा देती हैं, और लेफ्ट क्या है कि उनसे चंदा लेती है। तो नई चीजों को अपनाना पड़ेगा। वोट चोर भी आप लोगों ने कैंपेन लॉन्च किया है, जद्दोजहद कर रहे हैं मैदान जंग में। मतलब कि हम लोग यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करके दिया, उनका भी नाम काट दिया गया, फिर दोबारा उनका नाम जोड़ना पड़ा। कुछ मृत लोग हैं, उनका नाम बार बार आ रहा है जबकि हमने कटवा दिया। कुछ लोगों का फॉर्म हमने यहाँ से भी अपलोड भी नहीं किया, ब्लॉक से डायरेक्ट अपलोड हो गया, वो भी ब्लैंक फॉर्म। तो ये कहीं ना कहीं वोट को गायब करने की तो साजिश थी। तो ये चीजें अब बहुत सारे लोग समझ हो रहे हैं। सकता है वोट वर्डन भी हो, ह्यूमन ईडर हो सकता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि वही व्यक्ति 2024 के लोकसभा चुनाव में वैलिड था, भारत का नागरिक था, उसके वोट से आप गद्दी प्राप्त करिए। अगर वो 63 लाख जो बिहार में सिर्फ छठा वो वैलिड वोटर नहीं था, तो जिन लोगों को उस क्षेत्र में वोट मिला उतने ही मार्जिन से जीत हारी, उनको तो रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे लिए तो बहुत सारी स्कोप है, मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगी, अभी भी रिजल्ट आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, मैंने फॉर्म ही फिल नहीं किया, क्योंकि एक विजन लेके आई हूँ कि हमारा जो पॉलिटिक्स है वो एक परंपरागत और विरासत ना बन के वर्किंग प्लेस बने, जहाँ हम सोसाइटी को कुछ दे सके, उनके लिए कुछ कर सके। तो पार्षद ये हमारी शुरुआत, पहली बार था चुनाव लड़ा, ये चुनाव भी मैंने अपने वार्ड के लोगों के एनआरसी सीए हुआ, उसके बाद मेरे वार्ड के लोगों ने मतलब खुद से मुझे कहा कि आप आइए, और इतनी अच्छी इलेक्शन मुझे नहीं लगता है कि मैं दोबारा कभी वैसा मौका महसूस कर पाऊंगी। मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा कि आप आइए मेरे साथ। एक बड़ी संख्या में मेरे साथ औरतें थी, चाहे वो मेरा नॉमिनेशन हो, चाहे वो मेरा इलेक्शन जीत के आने के बाद हो, जो रोड शो रहा हो, कुछ भी रहा हो, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो थे वो बिल्कुल मेरे साथ ऐसे चल रहे थे जैसे मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी बहू हूँ, बच्चे सब में उत्साह है। तो जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं चुनाव में आऊँ, मैं उनके लिए तैयार हूँ, अंजाम जो भी हो। एक सवाल और सोसाइटी से है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो वोकल नहीं, जिसके वजह से बहुत सारी यातनाएं होते हैं उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और उसको वो सहती हैं, कभी कभी गलत कदम भी उठा लेती हैं। अगर आप वोकल की बात करें तो हर महिला को चाहिए अपने हुकूक के लिए लड़ना, क्योंकि ये हमारा इस्लाम भी कहता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि लिंग, धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। तो एक दायरे तक ही आप किसी चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर वो दायरा पार हो रहा है तो आपको अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं लगातार वार्ड पार्षद बनने से पहले मेरे क्षेत्र में अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मामला आता है, कहीं का ऐसा है, मैंने कई सारे मसले सॉल्व किए जहाँ पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव था, ऐसे अनेकों मसले हैं जहाँ काउंसलिंग के द्वारा उसको हम लोगों ने कई बार कोर्ट से केस को बाहर निकाल के मैंने काउंसलिंग ये केस सीडब्ल्यूसी भी करती है या कोई और? नहीं, ये 2 काउंसलिंग 3 काउंसलिंग दोनों को अलग अलग बैठा के साथ करके और मैक्सिमम केस सॉल्व हो गए। तो मैंने अपने मोहल्ले की कई बच्चियों की शादी खुद खड़े होकर करवाई है।
तो उसके लिए आप, अगर मैं खड़ी हो गई तो ऐसा नहीं कि मैंने पूरा बर्डन अपने ऊपर खर्च कर लिया। मेरे खड़े होने के बाद क्या है कि वार्ड के बहुत सारे लोग जो साहिब हैसियत हैं, जिनकी माली हालत ठीक है, वो भी आगे आ गए और सबके कंट्रीब्यूशन से उस गरीब बच्ची की शादी हो गई। जी गंभीर सवाल। हमारी तरफ से कोई क्वेश्चन या कोई चीज रह गया होगा, आप अगर कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं। देखिए, आपके प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगी कि अपनी बच्चियों को एजुकेशन लीजिए, अपनी बच्चियों को सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद कीजिए, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ पुरुष से नहीं बनती है, महिलाओं से भी बनती है। अगर एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर माँ होगी तो अपने बच्चे के अंदर सारा गुण देगी। और दूसरी चीज कि हमें अपने आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे खुद या किसी के जरिए से सुधारने की कोशिश भी करनी चाहिए, देखकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर देखें तो राजनीति करना कहीं भी गलत नहीं है। हम अपने लिए अपनी आवाज बुलंद करने की यदि ताकत रखते हैं तो आपको फील्ड में आना चाहिए। जिस तरह से हम एज ए प्रोफेशनल टीचर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, जज बनते हैं, वकील बनते हैं, हम उसी तरह जनप्रतिनिधि, सोशल वर्कर भी बन सकते हैं। इसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। आप एक दायरे में रहते हुए, एक कह सकते हैं कि अपने आप को बचाते हुए हर एक काम कर सकते हैं। कि इलेक्शन में केवल धर्म जाति के आधार पर वोटिंग नहीं कीजिए, वोटिंग कीजिए मुद्दे के आधार पर। आप सबसे पहले कैंडिडेट को देखिए कि जो कैंडिडेट आ रहा है उससे पूछिए कि आपका विजन क्या है, आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या शामिल है और आप क्या कीजिएगा हमारे लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया।